सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बोल न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन के साथ आमिर ज़िया हाजिर है। माना देर से सही, लेकिन बिलाखिर मुल्क में इंतखाबी सरगर्मियाँ जो हैं वो जोर पकड़ने लगी हैं। जलसे जुलूस की रौनक भी है और इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात का मिर्च मसाला भी। सियासी जमातें वोटरों का दिल जीतने के लिए बड़े बड़े आपको वादे और दावे करती नजर आ रही हैं। कई मसाइल के मारे अवाम को मुफ्त बिजली देने का वादा हो रहा है तो कई लाखों घरों की तामीर का। सच पूछें तो महसूस यूँ होता है कि वादा करने वालों को अगर इक़्तिदार मिल गया तो चुटकी बजाते ही मईशत भी पटरी पर आ जाएगी, अफराते ज़र का भी खात्मा होगा और रुपया भी मजबूत हो जाएगा। नौकरियां जो हैं कतार दर कतार बांधे बेरोज़गारों का इंतजार कर रही होंगी। लेकिन क्या वाकई ये सब कुछ इतना आसान है? क्या सियासी जमातों के वादे और बड़े बड़े जो दावे हैं हकीकत पसंदाना है? क्या वजह है कि एक आध जमात को छोड़कर अभी तक बड़ी सियासी जमातें जो हैं अपने मंशूर तक का भी ऐलान नहीं कर सकी? और अगर माजी कोई हवाला और पैमाना है तो क्या इन बड़ी जमातों ने खुद अपने ऐलान करदा जो माजी में मंशूर दिए थे उनको कभी संजीदगी से लिया? आज कुछ जो है हम इसी अहम तरीन मौजू पर बात करेंगे और वो मेरीन के साथ कि जिनकी गैर जानिबदारी हर किस्म के शक व शुबे से बालतर है। हमारा साथ देंगे डॉक्टर नदीमुल हक साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वाइस चांसलर हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के। डॉक्टर साहब जो हैं वो प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन भी रह चुके हैं। इनका बड़ा तवील जो है पब्लिक कैरियर है, पब्लिक लाइफ का 22 बरस इन्होंने IMF में खिदमत अंजाम दी हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं मोहतरम सरवर बारी साहब, बहुत ही मजबूत और तवाना आवाज़ है जब भी इलेक्शन की बात होती है, इंसानी हकूक़ की बात होती है। ये सेक्रेटरी जनरल हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इन मेहमानों की तरफ लेके चलूँ, हम एक पैकेज देखते हैं। तीन बड़ी पार्टियों में से वाहिद पीपल्स पार्टी ने अपना इलेक्शन मंशूर आवाम के सामने पेश किया है। पाकिस्तान की ये तीन बड़ी पार्टियां पिछले 10 साल से हुकूमत में आकर मुल्क से भूख मिटाने, मौशी तरक्की देने, करप्शन खत्म करने और तिजारत बढ़ाने के दावे करती आई हैं। इन दावों में से कितने हकीकत बने, ये हम आप पर छोड़ते हैं। जरा जायजा लेते हैं कि तीन बड़ी पार्टियों के इलेक्शन मंशूर के 5 नुमाया नुकात क्या रहे। 2013 का जायजा लें तो रोजगार और मईशत पर सब ही का जोर था। मुस्लिम लीग नून ने तवानाई का नारा लगाया, जिसके नताइज उनके इख्तिदार में आने के बाद दिखाई भी दिए। PTI का जोर सिक्योरिटी यकीनी बनाने और करप्शन के खात्मे पर रहा। पीपल्स पार्टी तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने का दावा कर रही थी। फिर आया 2018। PTI अफरादी तरक्की के साथ साथ मईशत, करप्शन के खात्मे, विफाक को मजबूत बनाने और माहौलियात को नज़्बुलैन बनाने की दावेदार रही। पीपल्स पार्टी ने भूख मिटाने, मईशत की तरक्की, साफ पानी की फराहमी का नारा लगाया, जबकि नौजवानों पर सरमाया लगाने, आज़ादी राय और मईशत की जड़ें मजबूत करने का भी दावा किया गया। मुश्किलात में फंसी मुस्लिम लीग नून ने जमहूरियत मजबूत करने, अमन कायम करने, सनअती तरक्की के जरिए तिजारत बढ़ाने, ग़िज़ाई सिक्योरिटी बेहतर बनाने का नारा लगाया। इस बार सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने अपना मंशूर जारी किया। बिलावल भुट्टो ने इक़्तिदार मिलने पर रोज कमाने वालों की आमदन दुगनी करने, मुफ्त 300 यूनिट शमसी बिजली देने, सबके लिए तालीम और मुफ्त सेहत देने के साथ साथ 30 लाख घर, खारी कार्ड, यूथ कार्ड और मजदूर कार्ड शुरू करने का यकीन दिलाया। PTI और मुस्लिम लीग नून ताहाल अपना मंशूर पेश नहीं कर सकी हैं। न जाने ये वक्त कब आएगा। तो जनाब आपने पैकेज मुलाहिजा किया। डॉक्टर नदीमुल हक साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। इंतखाबात सर पर आ गए हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज जैसी बड़ी सियासी जमात का जो है मंशूर अभी तक पर्दा गैब में है। और हम ये भी देखते हैं कि जिन जमातों ने, जैसे पीपल्स पार्टी ने अपने मंशूर का ऐलान किया है, तो उसके भी बारे में माहिरीन का कहना है कि जी इतना काबिल अमल नहीं है, इतना हकीकत पसंदाना नहीं है। क्या वजह है कि हमारी क्या सियासी जमातों के लिए मंशूर अहम नहीं है? वोटरों के लिए भी क्या चीज़ अहम नहीं है कि लोग इतनी जो सियासी जमातें इतनी सानवी उसको हैसियत देते हैं? जी, हमारी डेमोक्रेसी एक टूटी हुई डेमोक्रेसी है। इसको मैं डेमोक्रेसी कहता भी नहीं क्योंकि क्वाइट फ्रैंकली इक़्तिदार की जंग है। इन्होंने ये भी समझा ही नहीं कि डेमोक्रेसी होती क्या है। जो आइडियोलॉजिकल डेमोक्रेसी वो हमारे पास है नहीं, जो मॉनेटरी डेमोक्रेसी वो हमारे पास है नहीं। हम सिर्फ वोटर्स को एक फूल करते हैं। हमारे एक वो थाना कचहरी का निज़ाम है, हमारा एक पैसे खर्चने का निज़ाम है, उसके लिए हम आ जाते हैं सारे। और वो इक़्तिदार में आके वो ये सोचते हैं जैसे उनके पैसे खर्चने की एक
मतलब उनकी अल्लाह की तरफ से कोई देन है, जितने मर्जी पैसे खर्चे। जैसे PMLN बार बार कहती है हम आपको सड़कें बना के देंगे, मनसेरा में आग लगे हुए थे कि हम सड़कें बना के देंगे, रेलवे स्टेशन ले आएंगे, हम पता नहीं क्या क्या कुछ कर देंगे, मेट्रो बना देंगे। वहाँ भाई पैसे कहाँ हैं, कहाँ से आएंगे पैसे? ये भिखारी मुल्क है, डिफॉल्ट के करीब है और हम ये बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं पीपल पार्टी वाले कि हम तनख्वाहें बढ़ा देंगे और ये कर देंगे। ये सब फर्जी भी नहीं है, एक किस्म की कौम को फूल बनाने वाली बातें हैं। सीरियस मंशूर जो होता है आज हमने एक बनाया है और आपने मंशूर दिया अपनी तरफ से फाइड ने, वो हमारा मंशूर तो ये कि रिफॉर्म के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। अगर आप रिफॉर्म नहीं करने को तैयार, आपका सिस्टम सारा टूटा हुआ है। एक गाड़ी जो इंजन जिसका जैम हो गया है, जिसके पहिए टूट गए हैं, जिसकी सीटें खराब हो गई हैं, उस गाड़ी से आपने क्या चलाना है? ये गाड़ी टूट चुकी है। इस गाड़ी को अगर आप ठीक नहीं करना चाहते और पैसे खर्चना चाहते हैं तो फिर तो आप मुल्क को तबाह कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। इस वक्त पैसे खर्चने का हक ही नहीं किसी को होना चाहिए। इस वक्त सिर्फ होना चाहिए कि आप रिफॉर्म करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अहम बात की कि जी खजाना खाली है और वादे बड़े बड़े होने के, जी 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे देंगे और सड़कें बना देंगे जैसा आपने फरमाया। क्या आप समझते हैं कि हमारी सियासी जमातें मासूम हैं या ये अवाम को मासूम समझती हैं? ये जो इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, इनके जहन में होता नहीं कि हम क्या कह रहे हैं और हम इन वादों को कैसे पूरा करेंगे? वजह क्या है? मतलब किसको बेवकूफ़ समझते हैं ये लोग? जी सर, ये हम लोग हैं बेवकूफ़, ये समझते नहीं, हम लोग हैं बेवकूफ़। हम लोग जब इनकी डायनेस्टीज को इलेक्ट कर रहे हैं, देखिए लम्स वालों ने भी किया, हमने भी तहकीक की है कि जी यहाँ 200-300 फैमिलीज हैं जो सिर्फ इलेक्ट हो सकती हैं। आप और मैं और कोई आम बंदा तो इलेक्ट नहीं हो सकता। ये फैमिलीज हैं जिनकी जागीरें हैं, जिनके ऊपर तो अगर ये सिस्टम चल रहा है तो उनको क्या बोलने की जरूरत है? अगर उन्होंने आ ही जाना है, वैसे ही आ जाना है। कोई कॉन्टेस्ट तो होता नहीं। हम तो कहते हैं ना इलेक्शन में कोई कॉन्टेस्ट तो ना, कोई नया बंदा तो कभी आए। यहाँ तो नए बंदे बहुत मुश्किल से आते हैं और जो आते हैं फिर वो ऊपर फैमिली होती है, फैमिली उसको आगे नहीं आने देती। तो ये तो आपने खुद देखा है कितने हमारे लोग आए हैं, कुछ जो उन्होंने ज्वाइन किया है वो बेचारे जलील होकर बाहर निकल रहे हैं। अभी दानियाल अजीज से देखे क्या हो रहा है, अभी देखें मेहताब अब्बासी के साथ क्या हुआ है। ये तो सिस्टम हमारे यहाँ चल रहा है। आपने बड़ी इलिटिस्ट किस्म की डेमोक्रेसी है सरोवर वाली साहब। क्या वजह है भाई मंशूर को हमारे मुल्क में संजीदगी से क्यों नहीं लिया जाता? ना सियासी जमातें लेते हैं, ना वोटर्स लिफ्ट कराते हैं। मंशूर पे हम बात ही नहीं करते। वरना दुनिया के दीगर मुल्कों में जहाँ भी इंतखाबात होते हैं, कलीदी जो पॉइंट होता है वो मंशूर होता है। मैनिफेस्टो क्या है पोलिटिकल पार्टी का, नजरिया क्या है। हमारे यहाँ क्यों नहीं इस चीज़ पर बात होती? जी देखिए, बुनियादी बात यह है कि जो चूंकि पाकिस्तान की सियासत मुकम्मल तौर पर लीड कैप्चर है और इसमें अब दो राय तो रही नहीं है, कंसेंसस है। अब ये कि जब उनका कैप्चर हो गया है तो उनको चैलेंज करने वाली जो तंजीमें हो सकती हैं वो इंटेलिजेंसिया हो सकता है, वो मिडिल क्लासेस हैं या फिर वर्किंग क्लासेस हैं और उनके दरमियान कोई अलाइंस हो तो तब जाके बात बनेगी। तो वो जो एलीट है, अब तो अजीब बात लगती है कि एक लीडर कहता है कि अशराफिया का कब्जा है और ख़ुद वो महा अशराफिया से उनका तल्लक है। तो चाहे वो बिलावल भुट्टो हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, उनके मुंह से ये लफ्ज़ बार बार मैं सुन चुका हूँ, अशराफिया का कब्ज़ा है और इसको ख़त्म करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि दुनिया भर में अगर हम देखें, वहाँ जहाँ पर जमहूरियत की कोई शक्ल बहुत अच्छी है, वहाँ पर लेबर तंजीमें हैं, यूनियन डेंसिटी बहुत हाई है और इसके साथ साथ जो है वो इंटेलिजेंसिया है, सिविल सोसाइटी है जो चेक रखती है पॉलिटिकल सोसाइटी के ऊपर, पॉलिटिकल क्लास के ऊपर, और मीडिया फ्री होता है। तो हमारे यहाँ तो उन्होंने हर जगह पर उन्होंने पेनिट्रेट किया है और वो चीज़ें मैनिपुलेट करते हैं, उनको साथ मिलाते हैं। अभी आपके सामने है कि कितने जो लोग इंफॉर्मेशन में थे या मीडिया में थे उनको किस तरह उठाया जाता है और फिर उनको अहम वजारतें दी जाती हैं ताकि वहाँ मीडिया को इन्फ्लुएंस कर सके। और बहुत सारे जो मीडिया हाउसेज इस वक्त हैं वो रियल स्टेट वाले हैं। अच्छा, मैं जरा आपकी तवज्जो दिलाऊं, ये मीडिया तो एक बड़ा दिलचस्प मौजू है, कभी इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। असल बात है मंशूर की, सियासी जमातों की। मंशूर क्यों, जो मेरा फिर वही सवाल है कि जी मंशूर देते भी हैं लेकिन वो काबिल अमल नहीं होता। तो क्या है कि इन जो सियासी जमातें उनके पास कैपेसिटी नहीं है, इनके पास माहिरीन नहीं है, क्या वजह है, या इनकी तरजीहात में नहीं है? मैं वही वजह, मेरे नज़दीक वजह ये है कि दुनिया के जो बहुत ही एडवांस मुल्क हैं, चाहे वो नॉर्डिक कंट्रीज हो, चाहे वो बरतानिया हो, जर्मनी हो, वहाँ पर जो चेक है वो मौजूद है सिविल सोसाइटी की शक्ल में। हमारे यहाँ इसलिए वो समझते हैं कि वो झूठ बोल सकते हैं टीवी पे आकर, वो कह सकते हैं कि हम 30 लाख घर बनाएंगे, हम 1 करोड़ घर बनाएंगे, लेकिन जो 2022 में इतना बड़ा सैलाब आया है
कितने फीसद जो घर तबाह हुए थे वो अभी तक बहाल हुए? मैं आपकी बात को यूं समझा कि या तो हमारी सिविल सोसाइटी भी कमज़ोर है या सिविल सोसाइटी भी इंटेलेक्चुअली करप्ट है। नदीमुल हक साहब, ये जो आपने कहा ना, जैसे आज पाइट का मेरे ख्याल में आपने इस्लामाबाद में कोई बड़ा इस्लाहात के हवाले से कोई सेमिनार भी हुआ। हम कहते हैं कि इस्लाहात की बात तो सियासी जमातें भी करती हैं, जब वो हिज़्ब इख्तिलाफ में होती हैं तो सब कहते हैं जी हम लोग रिफॉर्म्स करेंगे, लेकिन रिफॉर्म हो नहीं पाते। क्या इनके खमीर में, इनके डीएनए में ये एंटी रिफॉर्म है ये पॉलिटिकल पार्टीज़? क्योंकि जब आप आ जाते इक़्तिदार में तो आपको उस तरह की रिफॉर्म्स की ज़रूरत है इस मुल्क को कि जिसमें इनके ऊपर ज़रूरत पड़ रही होती है। फ़र्ज़ करें कि अगर कोई रिफॉर्म ये करे जी इंटर पार्टी इलेक्शन होने चाहिए हर 3 साल के बाद, जैसे आपके भी एजेंडे में है कि 3 साल में हो, और जो बुनियादी मेंबरशिप है उसकी तादाद में इजाफा हो जाए, कम से कम 50,000 लोग हों। फिर ये भी हो सकता है कि जनाब बार बार रिपीट ना करे कि शख्स वही जो है बार बार चेयरमैन बन जाता है, सदर बन जाता है, ताहयात बन जाता है, तो ये चीज़ें भी ना हों। जी देखिए जी, जो रिफॉर्म्स हैं वो जो करने की ज़रूरत है, जैसे अभी सरवर बारी साहब ने कहा कि अशराफिया की पावर तोड़नी है। अशराफिया कौन है? अशराफिया तो यही लोग हैं ना। और अशराफिया कौन है? अशराफिया एक ब्यूरोक्रेसी है या जजेस है? जो लोग सर शहर की जमीन पे काबू करके बैठे, अपने गेटेड स्टेट बना के बैठे, वही अशराफिया है ना। जिन लोगों के हाथ में दरवाजे, वही अशराफिया है। अब मसला ये है जो हमें रिफॉर्म करना है उस पर गौर करें पहले, और उस पर आई थिंक मीडिया और सिविल सोसाइटी को गौर करना चाहिए। अब सिविल सोसाइटी, सरवर बारी साहब तो कह रहे हैं, पर हमारे यहाँ सिविल सोसाइटी है कौन सी? हमारे यहाँ सिविल सोसाइटी तो वो जो डोनर ने खरीदी हुई है, जो वर्ल्ड बैंक और एडीबी और डिफेड वगैरह उन्होंने खरीदी हुई है, वो सिविल सोसाइटी है। तो पाकिस्तान से ताल्लुक ही कोई नहीं है। पर रिफॉर्म जो हमें चाहिए सर, वो ये चाहिए, बड़ी सिंपल बात, कि आप इनकी पावर खत्म करें। पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट में बैठे, पार्लियामेंटेरियंस आए और मिनिस्टर बनने की कोशिश ना करें। पार्लियामेंटेरियंस आए और वो पीएसटीपी का प्रोजेक्ट्स ना लगाना शुरू करें। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का काम नहीं है कि वो मेट्रोस बनाए। मेट्रोस बनाए शहरों का काम है, लोकल गवर्नमेंट का काम है। ये मेट्रोस क्यों बनाते फिर रहे हैं? ये सड़कें जो बना रहे हैं इनका काम नहीं है। अपना काम करें ना। ये जो बांट रहे हैं गुर्बत के लिए चीजें, वो इनका काम नहीं है। 18th अमेंडमेंट में हो चुका है प्रोविंस, बल्कि नीचे जाना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट में जाना चाहिए। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये पैसे खर्चने की खातिर लोकल गवर्नमेंट नहीं बनाना चाहते। पर लोकल गवर्नमेंट कैसे बनाए? अगर लोकल गवर्नमेंट बनाएंगे तो सिविल सर्विस आपको खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि डीसी राज तो नहीं चल सकता लोकल गवर्नमेंट के साथ, कमिश्नर राज नहीं चल सकता लोकल गवर्नमेंट, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये करेंगे फिर जजों को पीछे हटाना पड़ेगा कि जज हर चीज में स्टे ऑर्डर नहीं दे सकता, जज नस्ला टावर नहीं तोड़ सकता, जज डैम फंड नहीं बना सकता। हमारे यहाँ रिफॉर्म जो है इन सब को सिखाना है एक चीज जो मोंटेस्क्यू ने कहा था, जो बहुत बड़े बड़े मुफक्किरों ने कहा था, कि भाई पावर किसी के पास एब्सोल्यूट नहीं होता, कोई बादशाह नहीं होता, हर किसी की पावर की लिमिट होनी चाहिए। यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब बादशाह बन जाते हैं, उनकी जब मर्जी हो जहाज लेके जहां मर्जी चले जाएं। यहाँ डीसी साहब बादशाह बन जाते हैं, यहाँ जज साहब बादशाह बन जाते हैं। हमें हर किसी की पावर कंट्रोल करनी है। रिफॉर्म ये है, और अगर ये रिफॉर्म नहीं करें तो फिर कोई फायदा नहीं। पैसे खर्चने की हमारे पास सलाहियत नहीं है। हम इतने कर्जे में चले गए। अगर ये मेट्रो और बनाने की कोशिश करें, दैट इज शियर स्टूपिडिटी। अव्वल तो मेट्रो बनने ही नहीं चाहिए थे, ये भी गलत बात थी। अव्वल तो सिंगल कॉरिडोर फ्लाईओवर बनने ही नहीं चाहिए थे। ये हमारे मुल्क को मकरूज करके बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने अपनी मनमानी करके। तो प्राइम मिनिस्टर की मनमानी नहीं होती, चीफ मिनिस्टर की मनमानी नहीं होती। ये मनमानी करने के लिए आते, इक़्तिदार के लिए आते, तो मंशूर क्या दें बेचारे। दुरुस्त का। अच्छा, ये जो आपने बात की ना कि जी मांगे तांगे से कर्जा लेकर आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगा रहे हों, तो ये वाकई पैसे का ज़िया होता है, क्योंकि उससे कोई प्रोडक्टिविटी तो नहीं बढ़ रही होती है। और हमारे यहाँ आप ये देखें कि समझते हैं कि जी अगर हमने मोटरवे बना दी है और उसके साथ मतलब आपकी इंडस्ट्री नहीं है, या आपने मोटरवे ऐसी जगह पे बनाई है कि जहाँ जो समंदर के करीब नहीं है, कहीं बहुत दूर है, जो हमारे यहाँ आगाज़ हुआ था, तो उसका हम खमियाजा अरसे तक भुगतते हैं। सरवर बारी साहब, मुझे तो ये लग रहा है कि जी हमारी ये जमहूरियत तो है, लेकिन उसमें जमहूर नहीं है। और हम लोग जितना इंतखाबात भी कराते हैं, लेकिन उन इंतखाबात के जो समरात हैं वो आम आदमी तक नहीं पहुँचते, क्योंकि ना मंशूर होता है। वोटर जो है वो शख्सियत परस्ती या ख़ानदान परस्ती के चक्कर में रहता है। मतलब हमारे यहाँ कैप्टिव किस्म के वो हैं, क्राउड होता है हर पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास। तो इन इंतखाबात से फिर हमारी क्या उम्मीद होनी चाहिए? देखिए, उम्मीद तो हमें रखनी चाहिए इंतखाबात से, लेकिन आज नदीमुल हक साहब ने, पाइड ने जो बहुत ज़बरदस्त जो गेट टुगेदर की थी रिफॉर्म्स के ऊपर, बहुत ही मैं समझता हूँ कि वो ज़रूरी है एक बहस को शुरू करने के लिए पाकिस्तान में। लेकिन बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस में टर्न आउट होता है, वो पिछले पहला इलेक्शन है जब वो 50% से ऊपर गया है।
लेकिन अगर इनमें हम देखें कि जो 50% है, इनमें से कितने लोग हैं जो अपनी मर्जी से पोलिंग स्टेशन तक जाते हैं, तो वो मुश्किल से 10-15% हो गए। और बाकी आप कह रहे थे कैप्टिव ऑडियंस है और कैप्टिव वोटर है, यानी कि एक जकड़ा हुआ वोटर है। और अगर वोटर जो है वो लैंडलॉर्ड की मर्जी से वोट नहीं डालेगा तो फिर उसके खिलाफ जाली मुकदमे बनते हैं। तो एक तो बात ये है कि ये हमारी अशराफिया को पता है कि वो 10% वोट लेकर इक़्तिदार में आ सकते हैं। पिछले इंतखाबात में आप देखें और पूरा अगर औसत देखें तो किसी भी जमात को आज तक पाकिस्तान के इंतखाबात में 15% से ज़्यादा जो रजिस्टर्ड वोटर हैं उनसे ज़्यादा उनको वोट नहीं पड़ा, और 32% से ज़्यादा जो पोल्ड वोट हैं उससे ज़्यादा नहीं होता। तो इसलिए ये जो डिमांड थी आज पाइड के सेमिनार में, वन ऑफ द रिफॉर्म जो उन्होंने सजेस्ट किया वो ये है कि कम से कम 50% प्लस टन जो वोट हैं वो जीतने वाले के लिए लाजमी किए जाएं। और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने सारा ऐसा सिस्टम बना लिया है, ये चंद जो डायनेस्टीज़ हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, कॉन्स्टिट्यूंसी के लेवल पर, कि उन्होंने बाकायदा रास्ते बंद कर दिए, फसीलें खड़ी कर दी हैं कि कोई नया बंदा, कोई नया शख्स जो इलेक्शन लड़ना चाहता है, वो मजदूर पावर में इसमें ही नहीं सकता हमारे यहाँ, अरे आगे ना आ सकता। हाँ, अरे ये बड़ा आपने दिलचस्प बात है और मेरे ख्याल में इसका इदराक भी है कि जी अक़लियती हुकूमत बनती है हमारी हमेशा, जमहूरियत के नाम पे बहुत ही अक़लियती हुकूमत, वो भी मैनिपुलेटेड होती है कि 12% लोग, 13% लोग, फिर जिन लोगों ने वोट नहीं डाले उसको काउंट नहीं करते। क्या वजह है डॉक्टर नदीम साहब कि हमारे यहाँ ये जो आपने बड़े अच्छी बात की ना कि जी मेंबरशिप होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ की, कम से कम 50 साल मेंबर्स हों तो उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, इंतखाबात होने चाहिए। उसी तरह जैसे ये बहुत अहम बात है कि जी कम से कम 50% तो वोट लें, पहला राउंड लें, सेकेंड राउंड दुनिया की जमहूरियतों में होता है। हमारे यहाँ ये बातें किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे पे भी नहीं है, वो बात भी करना पसंद नहीं करती। देखिए जी, मुशर्रफ साहब ने 2 बातें की थी, चाहे डिक्टेटर कुछ भी थे, 2 बातें उन्होंने की थी जो बहुत अच्छी थी। इन्होंने आते साथ उनको खत्म किया। एक कहा कि कम से कम बीए तो हो, दूसरा कहा कि जी आप कम से कम 2 टर्म लिमिट से ज़्यादा नहीं आ सकते, 2 टर्म से ज़्यादा नहीं आ सकते। मेरा ख्याल है हमें डिफाइन करना चाहिए। बड़ी अजीब बात है, अगर मैं किसी को रखता हूँ सरकार में, लेट से क्लर्क भी रखता हूँ, तो मैं एक जॉब डिस्क्रिप्शन होती है और उसकी क्वालिफिकेशन होती है। ये हम अजीब हमारी डेमोक्रेसी है कि हम कहते हैं कि हमारे जो हुक्मरान है वो अनपढ़ जाहिल भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो इसके हक में बिल्कुल नहीं हूँ। अगर आप इंटरव्यू करवाते हैं लोगों से, क्लर्कों से आप क्या कुछ टेस्ट भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हमारे जो हुक्मरान है ये क्यों नहीं टेस्ट दे, ये क्यों नहीं पढ़े लिखे हों। मैं तो ये भी कहूँगा कि हमें चाहिए कि इनको कम से कम कोई वर्क एक्सपीरियंस तो हो ना। ये क्या बाप का कोई पॉलिटिशियन बाप है, बेटा कुछ काम नहीं किया, कुछ नहीं, सीधा उठ के आ गया अंदर। भाई 10 साल पहले काम करके आओ, कुछ दिखाओ। नंबर 2, जो हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी, जैसे 175 पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि हमारी पार्टी की डेफिनेशन बड़ी लूज है। 2000 बंदों की हमारी डेफिनेशन है। हमारे पास वी शुड हैव अ प्रॉपर डेफिनेशन। दुनिया में होती है डेफिनेशन। पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए आपको सपोर्ट चाहिए होती है। कम से कम 50,000 आईडी कार्ड हो। 2.5 करोड़ में से 50,000 आईडी कार्ड बड़ी बात नहीं है, 50,000 मेंबर्स तो हों। फिर ये कि ये कौन, ये अकबर बादशाह का निज़ाम तो नहीं है कि जी प्राइम जो लीडर ऑफ द पार्टी है वो सबको अपॉइंट करे, चाहे अपनी फैमिली के 10 बंदे अपॉइंट कर ले। हम तो कहते हैं फैमिली लिमिट होनी चाहिए। दुनिया जहान की ऑर्गेनाइजेशन में है कि अगर आप आ जाते हैं तो आपका बेटा, आपका भाई, आपका बहनोई नहीं आ सकता एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो पार्लियामेंट में क्यों ये फैमिलीज बैठी हुई 10-15 बंदा एक फैमिली से, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं आ गया तो मैं अपने फैमिली को बीच में लेके आऊंगा। तो ये चीजें हमें सोचनी चाहिए और हमें रिफॉर्म की तरफ जाना चाहिए। देखिए जी, हिस्ट्री में पूरी दुनिया ने बहुत रिफॉर्म किया। बरतानिया के कोई 10 पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स हुए इन द 19th सेंचुरी और अभी तक होते आ रहे हैं। अमेरिका में हो रहा है, बाकी दुनिया में। हम क्यों सोचते हैं कि एक दफा एक कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने लिखी भी नहीं, जो हमने कॉपी की, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो ब्यूरोक्रेट ने लिखी हुई थी, ब्यूरोक्रेट हमने कॉपी कर दी, हम उसको अपनी जगह अडेप्ट क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं इनको फोर्स करते कि लोकल गवर्नमेंट लेके आए? हम क्यों नहीं इनको फोर्स करते कि भाई ये सिविल सर्विस का निजाम खत्म करिए? हम क्यों नहीं इनको फोर्स करते कि भाई तुम अपनी पॉलिटिकल पार्टी को प्रॉपर डिफाइन करो, एक लगाओ टर्म लिमिट। आप 2 दफा पार्लियामेंट आ गए, उसके बाद जाएं कहीं और कुछ और काम करें, आए यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं। जरूरी नहीं कि आप कुछ और ना करें। अगर आपके पास जद्दी पुश्ती पॉलिटिक्स नहीं चलेगी भाई, आप फैमिली लिमिट्स लगाएं। तो हमें अपनी डेमोक्रेसी को डिजाइन करना है। बाकी मुल्कों ने डिजाइन किया है, हम क्यों नहीं डिजाइन करते? ऑस्ट्रेलिया में कंपल्सरी वोटिंग है, मैक्सिको में 1 टर्म है,
जर्मनी में आपने देखा वो चांसलर सिस्टम है, बड़ा स्ट्रेंज सिस्टम है, पार्लियामेंट्री है, बट इट्स अ डिफरेंट सिस्टम फ्रॉम द रेस्ट। स्विट्जरलैंड में टर्म 1 साल की है, बट अमेरिका में टर्म 2 साल की है। हम क्यों नहीं 3 साल की टर्म रख सकते? हमें की जरूरत है 5 साल की टर्म? फिर अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया उसके बाद इलेक्शन होनी चाहिए। ये क्या मतलब घसीट के आप लास्ट मिनट में आए हैं? तो बहुत सारी चीजें हैं विच आर अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, हम बात करनी चाहिए। बिल्कुल, जो रूह के खिलाफ बात है। और आपने बड़ी अहम बात की नदीम साहब के, जो आपने कहा ना कि जी कोई क्राइटेरिया हो, कोई यार्डस्टिक हो जी इलेक्शन लड़ने वाले की, बिल्कुल उसको बीए पास होना चाहिए, एमए की डिग्री हो, कोई काम करने का तजर्बा हो, लेकिन साथ साथ ये भी हो कि टैक्स पेयर भी होना चाहिए, उसके ऊपर कोई बदनवानी के इल्ज़ामात भी ना हों। अगर इल्ज़ामात भी, तब भी जनाब आप जो है, ये नहीं हो सकता कि आप के केसेस बने हुए और आप जाके लोगों की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं और करप्शन लोग कहते हैं भूल जाएं। तो खैर, तो ये तमाम मामलात हैं सरवर बारी साहब। तो इसमें फिर हमारा मतलब है माशाल्लाह इलेक्शन भी हो रहे हैं, और लेकिन जो असल इश्यूज़ हैं वो हम देखते हैं कि नहीं आ रहे। और हमारे यहाँ टीवी पे भी जो अमूमन डिबेट होती है ओवरवेलमिंग, उसमें इन इश्यूज़ के ऊपर बात ही नहीं हो रही है। कितना ज़रूरी है इन इश्यूज़ को ऊपर लेकर आना, और जैसे पाइड ने सेमिनार कराया, इस तरह के सेमिनार्स होना, डिस्कशन होना। जी देखिए, ये तो बुनियादी बात है कि हम रिफॉर्म एजेंडा तैयार करें और फिर उसकी एक पॉलिटिकल ओनरशिप जो है और पॉलिटिकल विल है उसके लिए काम करें। और नदीम उल हक साहब ने ये आज इब्तदा की है, काफ़ी दिनों से वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज तो मंशूर नहीं लेके आई, लेकिन एक रिफॉर्म का जो एक फ्रेमवर्क है वो पाइड ने दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है और इसको आवाम तक लेके जाना चाहिए। और मेरा अपना ख्याल है कि ये बहुत ज़रूरी होगा कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं लेके आ रही कोई मैनिफेस्टो अपना, तो एक पीपल्स मैनिफेस्टो जो है वो हम पार्टियों को कहें कि वो अडॉप्ट करें, और जो पार्टियां इसको अडॉप्ट करेंगी, लिख कर देंगी, ये इलेक्शन का टाइम है, उनकी मजबूरी होती है। तो मेरा अपना ख्याल है कि जो पार्टियां ऐसे रिफॉर्म एजेंडे को रिजेक्ट करें, उनको हम कहें कि फिर आपके खिलाफ जो है ना, हम कंपेन करेंगे कि इनको वोट मत दिया जाए आने वाले इलेक्शन में। लेकिन जब तक प्रैक्टिकली हम जाके जो इंटेलेक्चुअल वर्क किया है, एकेडमिक किया है, उसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे और उसके लिए एक पब्लिक ओनरशिप हम नहीं बिल्डअप करेंगे, तो ये रिफॉर्म एजेंडा ही रहेगा। और हम जो रिफॉर्म्स माजी में हमने की थी, तो मैं देखता हूँ कि उनमें से बहुत सारी रिफॉर्म्स के ऊपर बिल्कुल अमल दरामद नहीं हो रहा। 18वीं तरमीम आई, बड़ी खुशी मनाई गई कि सूबों को हो गया, लेकिन आज भी सेंटर में बेताशा मिनिस्ट्रीज मौजूद हैं। इनका खात्मा होना चाहिए और हमें डिमांड करनी चाहिए कि ऐसी जमातें जो हैं उनको, और जो जमातें एक से ज़्यादा उम्मीदवारों को ख़ानदान से टिकट देती हैं, तो हमें लोगों के पास जाना चाहिए, लोगों को कहना चाहिए ऐसे किसी उम्मीदवार को वोट मत दें जिन्होंने अपने ही ख़ानदान के 4-4 लोग जो हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर खड़े कर दिए हैं, और घर की जो खवातीन है वो जो खवातीन की मखसूस नशिस्तें उन पर आ जाती हैं। अच्छा, मैं जरा खता कलामी करूँगा जी, मैं खता कलामी करूँगा, हमें ही पड़ेगी, इसके बगैर तो आगे बात नहीं चलेगी। दुरुस्त कहा आपने। मैंने खता कलामी यूँ की कि हमें वक्फे पे जाने, लेकिन वक्फे पे जाते जाते मैं चाहूँगा नदीम उल हक साहब बहुत ही ब्रीफली अगर हमें ये बता सके कि आप लोगों ने कोशिश की कभी एज ए सिविल सोसाइटी या आपका जो पाइड जैसे इदारा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन मामलात में इंगेज करें, और जब इंगेज किया तो कोई रद्दमल उनका आया, उन्होंने इसकी मतलब है क्या क्या ताउन की बात की, उसको रद्द कर दिया, क्या उनका वो होता है, रद्दमल क्या होता है? मेरे साथ पॉलिटिकल पार्टीज तो हमारे साथ रहती नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज हमारा अपार्थाइड स्टेट है, वो लोग रहती है गेटेड स्टेट्स में, हम लोग रहते हैं बाहर, तो हम तो उनसे बात ही नहीं कर सकते। जब उनसे बात करने जाते हैं तो वो माशाल्लाह दे टॉक डाउन टू अस, दे पैट्रोनाइज अस। हम उनके पास बिल्कुल नहीं जाते, कतई नहीं जाते, ना उनको कोशिश करते बुलाने की। हम बात करते हैं स्टूडेंट से, जैसे सरवर साहब ने कहा बड़ी अच्छी बात है, सिविल सोसाइटी। हमने कोई 10 यूनिवर्सिटी में ये बात की है, हमने चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से बात की, हम उधर जा रहे हैं, हम नहीं पॉलिटिकल पार्टी से बात करना चाहते जब तक वो, फॉर एग्जांपल एक वाहिद बंदा है जो हमारी इवेंट्स पे आता है, वो है अपना फखरुद्दीन, ये सॉरी क्या नाम है इनका, बाबर साहब, ठीक है, वही आते हैं, सिर्फ एक वही आते हैं जो पीपीपी के मेजर लीडर है, पुराने लीडर है, उसके अलावा कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। तो जनाब बड़ा बुनियादी सवाल है हमारे सामने कि पाकिस्तान की जमहूरियत को कैसे जमहूर दोस्त बनाया जाए। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जाके यहाँ पे लेते हैं वक्फा, और वक्फे के बाद आएंगे तो हमारे यही दोनों मेहमान हमारे साथ होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
जनाब प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदेद। बोल्ड न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन इंतखाबात के हवाले से जारी है और हमने इस मरतबा जो है बजाय सियासतदानों को हमने कहा जी उन माहिरीन से बात करें कि जिनके गैर जानिबदारी में किसी किस्म का शक व शुबा नहीं होना चाहिए। और जहाँ पर हम इंतखाबात की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, तो इस बात की भी ज़रूरत है कि ये बात भी करें कि हमारी जमहूरियत को कैसे अवाम दोस्त बनाया जाए, कैसे हमारी जमहूरियत जो है अवाम के लिए डिलीवर करे। सरवर बारी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या हमारी सियासी जमातें जो हैं वो 21वीं सदी के पाकिस्तान से हम आहंग हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि जी हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, पढ़ा लिखा पाकिस्तान है, उसकी सोच कुछ और है और हमारी सियासी जमातों की सोच कुछ और है, वो अभी तक 20वीं सदी में 19वीं सदी के अंदर रह रहे हैं, उसी तरह की सियासत कर रहे हैं, उसी तरह से इंतखाबात लड़ रहे हैं? जी हम तो, मैं समझता हूँ, बहुत पीछे चले गए हैं। जब मैं तारीख पढ़ता हूँ 1947 से पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, तो मुझे नज़र आता है कि कांग्रेस भी अपने एनुअल कन्वेंशन करती थी, हर शहर से, हर इलाके से डेलीगेट्स उस कॉन्फ्रेंस में, कन्वेंशन में जाते थे। मुस्लिम लीग के कन्वेंशन होते थे, कभी इलाहाबाद में, कभी लखनऊ में, कभी दिल्ली में, कभी मुल्तान में, कभी लाहौर में, कभी ढाका में। और डेलीगेट्स जो है, हर डेलीगेट्स के पीछे कुछ वर्कर्स होते थे। तो मैं तो समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल क्लास है उसने, वो गालिबन 16वीं सदी में वापस चली गई है। उसने तरक्की करने की बजाय पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, जो हमारी जो पॉलिटी है, हमारी जो सिविल सोसाइटी है, उसको बिल्कुल हाईजैक कर लिया है, कब्जा है उनका। और जो हमारी लेबर मूवमेंट थी, हमारी जो सिविल सोसाइटी थी, उसको भी उन्होंने करप्ट किया है और मुख्तलिफ पार्टियों के अंदर विंग बना दिए हैं। विमेन विंग है, लॉयर्स का विंग है, उलमा का विंग है, यूथ का विंग है, मजदूरों का विंग है, लेकिन उनकी सेंट्रल कमेटी में इनमें से कोई नहीं होगा। तो एक कंप्लीट कैप्चर करने के लिए उन्होंने स्ट्रेटेजी जो अडॉप्ट की है, अच्छी बात है। आपके चैनल की तवज्जो से कोई गहरी बातें करने का मौका मिल रहा है कुछ, तो मैं समझता हूँ कि हमें इसको अंडू करना है। और उसको अंडू करने के लिए ज़रूरी है कि हम जो बेहतर दुनिया में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस पाकिस्तान में नहीं है और दुनिया में हो रही हैं, हम उनको सामने लेके आएँ, लोगों को एक नुक्ता नज़र दिखाएं। और हमें एक इंटेलेक्चुअल्स का कलेक्टिव भी बनाना पड़ेगा। और ये मैं बात बार बार कहना चाहता हूँ कि जब तक इंटेलिजेंसिया कोई बड़े कलेक्टिव बनाकर पाकिस्तान में कोई रास्ता नहीं दिखाएगी, उसके लिए ओनरशिप का काम नहीं करेगी, तो पाकिस्तान के सियासतदानों ने तो, जो कि ज़्यादातर या बिजनेसमैन है या लैंडलॉर्ड है, अब सबको पता है बिजनेसमैन का और लैंडलॉर्ड का जो पाकिस्तान या हिंदुस्तान जैसे मुल्क में उनका रवैया क्या होता है। वो तो लेबर लॉज की वायलेशन करते हैं, लेबर डिपार्टमेंट उनकी जेब में होता है और सिलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है। पाकिस्तान के आर्टिकल जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 3 कहता है द स्टेट शैल एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, लेकिन आज तक उसके ऊपर नहीं हुआ। पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 38 कहता है कि जी सोशल जस्टिस होगी और मोनोपोली नहीं होगी खानदानों की, लेकिन हमने देखा है कि कभी उनकी बात ही नहीं होती। ना सदर मुमलकत, ना कोई गवर्नर कहता है कि जी बताएं जो 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 आर्टिकल्स और प्रिंसिपल्स हैं, इनके ऊपर क्या पेशरफ्त की है आपकी गवर्नमेंट ने। कभी किसी प्रेसिडेंट ने ये काम ही नहीं किया। तो ये बड़े आपने अहम नुकात उठाए डॉक्टर साहब, डॉक्टर नदीमुल्लाह साहब। करने के लिए हमें एक लोगों को मुतहरिक करना पड़ेगा, उनके शऊर उनमें पैदा करना पड़ेगा और ख़ुद भी बाशऊर होना पड़ेगा हम सबको। ये तो एक जारी सारी अमल है। डॉक्टर नदीमुल्लाह साहब, जो अभी मैं सरवर बारी साहब की गुफ्तगू आपने भी सुनी, तो एक बड़ी जो एक हम सब के लिए एक बड़ी शॉकिंग बात है वो ये कि इस मुल्क में ये वाहिद मेरे ख्याल में मुल्क है कि जहाँ पे जागीरदार सरमाएदार हो गया है और सरमाएदार जो है वो जागीरदार हो गया है। यानी कि जो इंटरेस्ट हैं वो इस तरह से हम आहंग हो गए। वरना होता है ना कि जमहूरियत का सफ़र होता है कि जी जहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, जहाँ पे बड़ी मिडिल क्लास है, वहाँ पर आप देखते हैं जमहूरियत फलती फूलती है। हमारे यहाँ मतलब है जागीरदाराना माशरा है, कहीं पर कबायली निज़ाम के तहत वोटिंग हो रही होती है, उसमें कैसी जमहूरियत, किस तरह का मतलब है अवाम का मैंडेट, उसमें कहाँ मिडिल क्लास, कहाँ वर्किंग क्लास, वो कहाँ से आके उनकी नुमाइंदगी होगी? क्योंकि उनको तो फिर इन्हीं लोगों पे भरोसा करना पड़ता है कि जो इस्तेसाल कर रहे होते हैं इनका। जी देखिए जी, मसला ये है कि जबकि सिविल सोसाइटी जैसे सरवर साहब कह रहे हैं सो रही हो, और जबकि हमें इन्होंने लगा दी डिफरेंट तरफ, कहीं इस्लाम बेचती है, कहीं दुश्मनी बेचती है, कहीं कुछ और बेचती है। पर मैं कहता उन्होंने बेचती है, मेरा ख्याल हमारा भी कसूर है। हम ये कहना कि हमारी कौम नहीं जानती, ये भी गलत बात है।
कौमें जाग जाती हैं, कौमें मांगती हैं चेंज। फॉर एग्जांपल आप देखें 18th सेंचुरी ब्रिटेन ने चेंज मांगा, फ्रांस ने मांगा, अभी भी आप देख रहे हैं कई मुल्क चेंज मांगते हैं। हम चेंज नहीं मांगते अनफॉर्चुनेटली, और हम चेंज चाहते भी नहीं। हम सलाम करना और हमारा फ्यूडल निज़ाम अभी तक जारी है। हम फ्यूडल हैं इन आउटलुक। हम अभी सोचते हैं कि भीख मांग के हम जिंदा रहेंगे, अपने बाजुए जान से जिंदा नहीं रहेंगे। मैं बहुत स्टूडेंट्स में जाता हूँ, बहुत स्टूडेंट्स से बात करता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स उनसे वो सिर्फ इसी ताक में है कि किसी तरीके से उनको जाली डिग्री मिल जाए और सरकारी नौकरी मिल जाए। और सरकारी नौकरी का जो निज़ाम है वो ये है कि उसके बाद आपको काम करने की ज़रूरत नहीं। एक दफ़ा सरकारी नौकरी मिल जाए उसके बाद आप सो जाएं, कोशिश करें सरकारी घर मिल जाए, सरकारी घर मिल जाए और भी अच्छा है। सरकारी घर मिल जाते हैं आपको, यूनिवर्सिटियों ने भी घर बनाए हुए हैं, रेलवे ने भी घर बनाए हुए हैं, आपको बहुत सारे सरकारी घर मिल जाते हैं। तो आपको ज़रूरत क्या है कोई काम करने की? उसके बाद आपको गाड़ियाँ भी मिल जाती हैं, आप गाड़ियाँ भी मिल जाती हैं, नौकर भी मिल जाते हैं, आप डिपेंड आप किधर हैं, फिर आपको रिश्वतें भी मिल जाती हैं। तो इस निज़ाम में आप क्या कर सकते हैं? अगर कि आप इस निज़ाम को चेंज नहीं करना चाहते, सोच नहीं सकते चेंज कैसे आएगा, तो फिर आई एम सॉरी ये चलता ही रहेगा। और ये डेमोक्रेसी कोई नहीं है। इसको हम जो डेमोक्रेसी कहते हैं गलत बात है। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में हो रहा है। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में सेपरेशन ऑफ पावर्स भी आता है। यहाँ सेपरेशन क्या, प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट जाते ही नहीं, वो तो एक दफा बांट देते हैं अपनी मिनिस्ट्रियाँ, उसके बाद उनको पता पार्लियामेंट उनके हाथों में जाते ही कोई नहीं, पार्लियामेंट में कोई बैठता नहीं है, सिर्फ वो लॉ पास करते हैं। जबकि उनको एकदम करना हो तो 25 लॉज एक दिन में पास कर देते हैं। ये कोई तरीका तो नहीं, डिबेट कोई होती नहीं है। देयर इज नो पार्लियामेंट्री डिबेट। अगर देखें पार्लियामेंट साल में 30 दिन मिलता है, वो भी बड़ी मुश्किलों से। कमेटी में लोग आते हैं तो एक ही कहते हैं मेरा प्रोजेक्ट है, मेरा प्रोजेक्ट है, मुझे पैसा। जनाब नदीमुल हक साहब, मुझे खता कलामी करनी पड़ेगी, वो हमारा इस कहते हैं ना वक्त ख़त्म हो रहा है इस वाले सेगमेंट का। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर सरोवर बारी साहब का भी और डॉक्टर नदीमुल हक साहब का। बात ये कि यकीनन जो हमारे मेहमानों ने जो मंजर कशी की, उससे अंदाज़ा ये होता है कि हालात बहुत मुश्किल हैं। और यकीनन बड़ी अच्छी बात है कि इंतखाबात हो रहे हैं और हम सबको जाके वोट भी डालना है। लेकिन जब हम वोट डाल रहे हों तो मैं अपने आप से कुछ सवाल करने हैं। और सवाल ये कि हम वोट नज़रिए पे दे रहे हैं, किसी शख्सियत पे दे रहे हैं, किसी मंशूर पे दे रहे हैं, किसी की नफ़रत में दे रहे हैं, किसी की मोहब्बत में दे रहे हैं। हमारा क्राइटेरिया क्या है वोट डालने का? और कम से कम ये ज़रूर हम अपने सामने एक यार्ड स्टिक रखें, एक पैमाना रखें कि जिन लोगों को वोट दे रहे हैं क्या वो ईमानदार हैं, क्या कहीं वो नैबज़दा तो नहीं, कहीं पे ऐसे इल्ज़ाम तो नहीं कि उन्होंने अपनी सियासत को अपने कारोबार को वसी करने के लिए इस्तेमाल किया हो। तो हमें ऐसे लोगों को सपोर्ट करना है कि जो किसी भी उनका पार्टी से ताल्लुक़ हो, कि वो कहते हैं ना कि ज़ात रंग नस्ल से बालातर होकर अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए इनिंग्स खेलने के लिए निकलें, ना कि अपने ख़ानदान के लिए और अपने कहते हैं ना फ़ायदे के लिए। तो यहाँ पे रहते हैं वक्फा। वक्फे के बाद जब दोबारा आएंगे तो एक और बहुत अहम मौजू हमारे सामने होगा, खारजा पॉलिसी पे कुछ बात करेंगे। और सवाल ये होगा दरपेश कि जनाब दुनिया के हर मुल्क में जहाँ भी इलेक्शन होते हैं खारजा पॉलिसी एक बड़ा ही अहम सतून होता है जिस पर बात होती है। सियासी जमातों की तरफ से भी होती है, उनके मैनिफेस्टो में भी होती है, लेकिन हमारे मुल्क में नहीं होती। क्यों नहीं होती, बात करते हैं वक्फे के बाद। बोल न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। हम दूर क्यों जाएं? अगर पड़ोसी मुल्क भारत की तरफ निगाह करते हैं तो हमें पता चलता है कि जब वहाँ पर इंतखाबात होते हैं तो वहाँ पर बड़ा कलीदी एक उनका एजेंडा होता है, वो होता है एंटी पाकिस्तान एजेंडा और एंटी मुस्लिम एजेंडा। कम से कम बीजेपी की यही टैक्टिक्स होती हैं। और हम देखते हैं कि फॉरेन रिलेशंस जो है वहाँ पर एक बड़ा कलीदी किस्म का किरदार अदा करते हैं इलेक्शंस के अंदर। दुनिया के दीगर ममालिक में भी, वो जमहूरी रियासतें हों, एडवांस डेमोक्रेसीज़ हों या तरक्की पजीर जमहूरियतें हों, वहाँ पर खारजा ताल्लुकात बड़ा अहम सतून होता है। हमारे मुल्क में नहीं होता। हमारे मुल्क में हम देखते हैं इलेक्शन कैंपेन जो होती है उस वो गर्दिश किस चीज़ पे करती है कि जी फ़लाँ शख्स ने क्या किया, कौन कितना करप्ट है, हम कितने अच्छे हैं, हमने माजी में क्या किया, कितने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, लेकिन हम फॉरेन रिलेशंस पे बात नहीं करते। और ऐसे वक्त में कि जब हमारे मुल्क को फॉरेन पॉलिसी के लेवल पे बड़े बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। मशरक़ में हमें पता है कि भारत बिल्कुल हमारा दुश्मन है, जिस तरह की वो साजिशें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहा है। ईरान के साथ अभी जो कुछ हुआ हम सबके सामने है। अफ़गानिस्तान को हम देखते हैं, चाइना से ताल्लुकात, अमेरिका से ताल्लुकात, तो बड़ा ब्रॉड एजेंडा है। अच्छा, लेकिन हमारी अगर कभी बात भी करते हैं तो कुछ इस तरह से करते हैं कि जी बड़ी एक आमियाना सतही सी बात होती है कि जी पाकिस्तान सबसे हम अच्छे ताल्लुकात बनाएंगे, लेकिन उनकी बेसिस क्या होगी इस पर बात नहीं करते। ये बात नहीं करते कि जी वो कहते हैं ना कि डेविल लाइज इन डिटेल। तो कि सवाल करें कि जनाब उन ताल्लुकात को अमेरिका के साथ बेहतर बनाना है तो उसमें क्या चीज़ माने हैं, क्या जो हमारी ख्वाहिश है वो पूरी हो सकती है, नहीं हो सकती।
भारत के साथ ताल्लुकात में क्या मसाइल दरपेश हैं, उसमें कसूरवार हम हैं या भारत है। तो हम हमारे साथ मौजूद है मंसूर अहमद खान साहब, साबिक सफ़ीर अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। हमारी फॉरेन सर्विस का बहुत बड़ा नाम, कई कलीदी ओहदों के ऊपर इन्होंने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। वेलकम टू द शो मंसूर अहमद खान साहब। क्या वजह है, पहला बहुत ही आसान सा सवाल के फॉरेन रिलेशंस, खारजा पॉलिसी जो है हमारी इलेक्शन मैनिफेस्टो में पॉलिटिकल पार्टीज़ के नज़र नहीं आती, क्यों है ऐसा? जी, सबसे पहले तो आपको और आपके सामीन को, नाजरीन को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आपने ये बहुत ही अहम एक मौजू की तरफ निशानदेही की है, और चूंकि अब हम इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस मौके पे इस टॉपिक के ऊपर डिबेट करना, डिस्कशन करना बहुत ही रेलिवेंट एक सब्जेक्ट है। आपने जिक्र किया कि जैसे हमारे बिल्कुल करीब ही हमारे जो मशरकी साइड पे जो हमारे नेबर है भारत, वहाँ तो एक पाकिस्तान स्पेसिफिक एजेंडा इलेक्शन से जुड़ा होता है। लेकिन अगर आप बाकी ममालिक को भी देखें, अमेरिका में देखें, तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके अपने थिंक टैंक्स मौजूद हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टोज में फॉरेन रिलेशंस जो हैं, उनके दुनिया के साथ रिलेशंस क्या होंगे, उनकी अमेरिका के मामले में वो अफगान पॉलिसी क्या उनकी है, या उनकी एशिया के मुतालिक क्या पॉलिसी है, चाइना के मुतालिक क्या पॉलिसी है। इसी तरह यूरोपियन ममालिक जो हैं उनकी भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपना मैनिफेस्टो फॉरेन रिलेशंस के लिहाज से भी पेश करती हैं। एक बहुत बड़ा गैप है जो पाकिस्तान की सियासत में नजर आता है, और मेरा ख्याल है इसके ऊपर तवज्जो देना पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, पाकिस्तान के जो फॉरेन रिलेशंस हैं, उनमें बहुत ही संगीन किस्म के चैलेंजेस मुल्क को दरपेश रहे हैं गुज़िश्ता सालों में, और अभी भी मौजूद हैं। आपने बिल्कुल सही जिक्र किया। सबसे पहले हमारे जो पड़ोसी ममालिक के साथ नेबरहुड रिलेशंस हैं, इसमें आप देखें कि भारत के साथ तो एक कांस्टेंट टेंशन जब से हमारी आज़ादी हुई है चल रही है, लेकिन इस वक्त अफगानिस्तान में जो चेंज हुई है गुज़िश्ता 2-3 साल पहले, उसके बाद से हमारे अफगानिस्तान के साथ जो डायलॉग या एंगेजमेंट है, उसमें बहुत सी चीज़ें करने की ज़रूरत है, लेकिन उन पर बात नहीं की जा रही, और उनको एक तरह से अंडर द कारपेट ब्रश कर दिया जाता है। दूसरी जो है, अगर हमने देखा कि ईरान के साथ जो सिचुएशन डेवलप हुई, ईरान एक पाकिस्तान का बहुत अहम नेबर है, हमारा 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है। इस पे मेरा ख्याल है बहुत डिटेल बात होनी चाहिए। अच्छा, फिर कुछ सवाल पैदा होता है मंसूर अहमद खान साहब, सवाल पैदा होता है कि क्यों हमारी सियासी जमातों की तरजीहात में क्यों नहीं होता खारजा ताल्लुकात? पीपल्स पार्टी बड़ी पुरानी जमात है, ये तो प्राइड लेते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो थे वो खारजा ताल्लुकात के माहिरीन में से एक थे, वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स पाकिस्तान ने जो पैदा किए। खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो कहते हैं वज़ीर खारजा रह चुके पाकिस्तान के। नून लीग भी कोई मतलब है नई जमात नहीं है, पुरानी जमात है, कई मरतबा इक़्तिदार में आ चुकी है। क्या वजह है कि ये जमातें हों या दीगर जमातें हों, वो खारजा ताल्लुकात में बात करना पसंद नहीं करती? क्या वजह है इसकी? मेरे ख्याल में बुनियादी वजह तो यही है कि चूंकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल प्रोसेस में स्टेबिलिटी नहीं रही, और जो भी गवर्नमेंट आती है, हम 90s की दहाई से देख रहे हैं कि या 80s की दहाई से, जब आफ्टर ज़ियाउल हक जब फर्स्ट टाइम डेमोक्रेसी रिस्टोर हुई है एक लंबे गैप के बाद, तो उसके बाद से जो गवर्नमेंट्स आई वो 2-2, 3-3 साल के अरसे के लिए आती हैं, और फिर वो एक ऐसे डोमेस्टिक चैलेंजेस, एक स्ट्रगल में रहती हैं, और कुछ अरसे बाद उनके खिलाफ कोई ना कोई महाज खड़ा होता है, और फिर वो रिप्लेस हो जाती हैं, और उसके बाद इलेक्शंस का नया सिलसिला शुरू हो जाता है। ये आपने अहम बात की, लेकिन ऐसा भी तो हुआ कि खुद हमारी इन गवर्नमेंट्स ने, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी, इन्होंने खारजा ताल्लुकात को मिसमैनेज किया। कि जैसे बाज़ जगहों पर ऐसे फैसले किए, मैं क्योंकि इलेक्शन के दौरे में नाम लेना पसंद नहीं करूँगा सियासी जमातों का, कि जी भारत से ताल्लुकात अगर अच्छे करने हैं तो दीगर इदारों से ना फॉरेन मिनिस्ट्री को उन्होंने इत्तेमाद में लिया, ना इस्टेब्लिशमेंट को लिया। उन्होंने कहा जी मैंने फलां वज़ीर आज़म के भारत के हाथों में हाथ डालो और हम ताल्लुकात अच्छे कर लेंगे। तो इस तरह से भी शख्सी फैसले तो नहीं होते। तो जब मौका मिला तब भी इन्होंने भी बड़ा मिसमैनेज किया हमारी सियासी जमातों ने। लेकिन उसकी वजह भी यही है ना, क्योंकि कोई इस किस्म का इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस पार्टीज में नहीं है। पार्टीज में पहले तो शायद कुछ माइंड इस तरह के होते थे जो फॉरेन रिलेशंस के ऊपर बातचीत किया करते थे। साहबजादा याकूब खान साहब थे, मशाहिद हुसैन साहब अभी तक मौजूद हैं जो इंटरनेशनल इशूज पे काफी बातचीत करते हैं। लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि ये जो माइंड्स थे जो फॉरेन रिलेशंस पे बातचीत कर सकते हैं या इस किस्म के प्रोसेस में हिस्सा ले सकते हैं, वो साइडलाइन होते गए। और अब अगर आप देखें तो
मेन फोकस जो है वो पार्टीज के आपस की स्ट्रगल पे होता है, किस तरह कौन सी पार्टी कुछ सीटें ज्यादा लेकर गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ जाएगी या कोalition फॉर्मेशन की पोजीशन में आ जाएगी। और जो इश्यूज हैं ये खारजा पॉलिसी के या सिक्योरिटी पॉलिसीज के, वो मेरा ख्याल उन इंस्टीट्यूशंस की जवाबदीद पर छोड़ दिए जाते हैं जो कि रियासत। अरे मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, बड़े अरसे से लग रहा है कि हमारी जो सियासी जमातें बड़ा उनका कहते हैं डिफीटिस्ट जो है या बड़ा शिकस्त खुर्दगी वाला माइंडसेट है। और जब भी फॉरेन रिलेशंस में जाते हैं वो इस बात से आगाज़ करते हैं कि जी कसूरवार पाकिस्तान है। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि जी हम, जैसे नवाज शरीफ साहब के मैं अगर कहूँ 2 जलसों की हम बात करें जो उन्होंने पहला किया, तो उसके बाद भी उन्होंने बयान दिया कि हम हमसायों से लड़कर जो है कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या पाकिस्तान लड़ा हमसायों से या हमसाए पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाए? तो आप जब पर्सपेक्टिव ही गलत रख रहे हैं चीज़ों का कि अगर आप ये कहें कि जी कसूरवार हम हैं, तब तो फॉरेन रिलेशंस नहीं चल सकते आगे। जी ना सिर्फ ये, बल्कि जब कभी भी कोई बड़ा इशू खारजा पॉलिसी के लिहाज से पैदा होता है या कोई नॉर्मल लेवल के इश्यूज आते हैं, उस वक्त भी आप अगर गौर करें तो तमाम जो हुकूमतें होती हैं या जो तमाम पार्टीज जो हुकूमत को लीड कर रही होती हैं, वो इंस्टीट्यूशंस की तरफ देखती हैं कि इसमें हम अब क्या किया जाए, क्या एक्शन लिया जाए, और उस एक्शन के हिसाब से जो उनको एडवाइस मिलती है उसके हिसाब से वो नैरेटिव बनाते हैं। हालांकि असूली तौर पे तो होना ये चाहिए कि वो हुकूमत, वो पार्टी एक हल पेश करे उस चैलेंज का, उस इशू का, और फिर उसके ऊपर गाइडेंस दे, डायरेक्शन दे कि इस तरह चलना एक सियासी हिकमत अमली के तहत। नहीं, आपको क्या ये अंदाज़ा नहीं हो रहा, अभी अंदाज़ा नहीं हो रहा कि हमारी सियासी जमातें, बाद सियासी जमातें, अक्सर सियासी जो बड़ी जमातें हैं, भारत से अगर ताल्लुकात की बात हो तो वो मतलब है तासुर ये मिलता है कि जनाब भारत ने जो एक नई रेड लाइन डिफ़ाइन की अगस्त 5, 2019 को मकबूजा कश्मीर को जम कर लिया अपने मतलब है यूनियन के अंदर, अपनी टेरिटरी के अंदर, वो मतलब है वो कहते हैं जी गुफ्तगू अब इस नई रेड लाइन से शुरू होगी। और ये जो एक पोस्चर था पाकिस्तान का कि जब तक रोल बैक नहीं करते वो उस इक़दाम को, उससे पहले हमें मुज़ाकरात में नहीं जाना चाहिए। अब इस पर भी वाज़ेह तौर पर सियासी जमातें पोजीशन नहीं ले पा रही हैं। क्यों नहीं ले पा रही हैं? क्या उनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए, यही तो सबसे अहम नुक्ता है जो उसका आपने हमारे डिस्कशन के या प्रोग्राम के आगाज में जिसका जिक्र किया है कि जब तक हमारी सियासी पार्टियां अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के मुताबिक अपने एक खारजा पॉलिसी के ऊपर एक पॉलिसी तरतीब नहीं देंगी, एक मैनिफेस्टो तरतीब नहीं देंगी, और फिर वो इस पोजीशन में आएंगी कि जब कोई ऐसे इश्यूज आते हैं, मसलन भारत के साथ ताल्लुकात का एक बुनियादी इशू है और भारत ने जो 5 अगस्त 2019 को स्टेप्स लिए वो वाकई उनके बहुत ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और पाकिस्तान के लिए इस एकदम डायलॉग में जाना या ना जाना, दोनों सूरतों में पाकिस्तान के लिए ये एक सीरियस इशू है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को ही इन मामलात का हल निकालना है कि ये देखना है कि किस किस्म का डायलॉग उन इंडिया के साथ किया जा सकता है। हाँ, गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, वो कहते हैं मीनिंगलेस टॉक नहीं होनी चाहिए, जो कि हमेशा भारत ने किया, बल्कि ऐसी गुफ्तगू हो कि जो मतलब है कई चीज़ों के लेके जाए। लेकिन अभी तो वहाँ पर देर आर नो टेकर्स फॉर पीस, कोई पाकिस्तान से बात करने के लिए तैयार नहीं है। गो कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो मुख्तलिफ वक्तों में इशारे देते रहे। कश्मीर का मसला भी, आखिरी सवाल है मेरा आपसे क्योंकि प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है, कि कश्मीर का मसला भी आपको फिगर आउट करता हुआ नज़र नहीं आ रहा हमारी सियासी जमातों में। इस बार के इलेक्शन में 2024 के जो है कि 8 फरवरी को होने वाले, लेकिन कश्मीर पे एक ज़माने में बड़ा मजबूत पोजीशन लिया करती थी हमारी सियासी जमातें, इस बार ये काम भी नहीं हो पा रहा। जी देखें ना, कश्मीर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में सेंट्रल या कोर की हैसियत रखता है, और कश्मीर के मामले के हल के लिए और कश्मीरियों के राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को मरकजी किरदार दिए बगैर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी मुकम्मल नहीं होती। इसमें अगस्त 2019 के बाद से जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें मेरा ख्याल पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपने जो दीगर नेबर्स हैं, मसलन चाइना है, वो इसमें पाकिस्तान के साथ एक पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस या पाकिस्तान का रोल बढ़ाने के लिए कुलीदी किरदार अदा कर सकता है। ईरान ट्रेडिशनली कश्मीर पे पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है। तुर्की ने पाकिस्तान के पोजीशन को, कश्मीरियों की पोजीशन को बहुत वजाहत के साथ, फसाहत के साथ सपोर्ट किया है। तो मेरा ख्याल है जब ऐसी सिचुएशन हो, जब आपको चैलेंजेस दरपेश हों अपनी सेंट्रल पॉलिसीज के ऊपर,
तो अपने एलाइज में के साथ नेटवर्किंग बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। मेरा ख्याल है बहुत जरूरी है कि कश्मीर की पॉलिसी को परसू करने के लिए पाकिस्तान में जो भी हुकूमत आए, मंसूर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा मशवरा दिया। उस मालिक के साथ जब मसाइल हों, कश्मीर जैसा मसला हो तो नेटवर्किंग बढ़ाना ज़रूरी होता है। लेकिन हम यही तो भी बात कर रहे थे कि हमारी सियासी जमातों का एजेंडे पर इस किस्म के अहम मामलात नहीं हैं। फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कोई विजन सामने नहीं आ रहा, भारत के हवाले से पॉलिसी मरबूत नहीं है। कश्मीर के ऊपर हम क्या करेंगे, अगर जी जाते इलेक्शन कोई सियासी जमात तो उसका क्या वो नया काम करेगी कि कश्मीर का मुकदमा ज़्यादा बेहतर अंदाज से लड़ा जा सके, इस पर बिल्कुल खामोशी है। तो मुझे लगता ये है, मुझे क्या बहुत सारे लोगों को, कि बड़ा माज़रत ख़्वाहाना रवैया है हमारा बहुत सारे मामलात पर। तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि इलेक्शन से पहले कोई इस तरह का हमें इशारे मिले सियासी जमातों की तरफ से कि पाकिस्तान के जो कलीदी कोर नेशनल इंटरेस्ट हैं उस पर हमारी सियासी जमातें मजबूती से पोजीशन लें। चाहे भारत का मामला हो, चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे हमारे चाइना से ताल्लुकात हो, अमेरिका से ताल्लुकात की बात हो रही है, अफगानिस्तान से, इस पर हमारी सियासी जमातों को अपना विजन पेश करना होगा। आमिर ज़ा को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।